કાલે 9 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે રાજકોટના બિલેશ્વર સ્ટેશન નજીક વંદે ભારત ટ્રેન પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો, તે જ અંગે આ ઘટના અંગે રેલવે ઓફિસર હાલમાં પોતાની પ્રતિક્રિયા અને આ ઘટના અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। कर लिया गया है और इसमें टीम प्रयास कर रही है। इसमें गुप्त सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसमें प्रयास किया जाएगा, मालूम किया जाएगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कह सकते हैं कि बेसिकली किस तरीका किसने किया या फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सर कौन कितना नुकसान कितना हुआ है, कितने कांच टूटे? इसमें C4 और C5 कोच में नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब ग्लास ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ है, क्रैक आए हैं ग्लास में। ये जो ग्लास रहता है ये एक्चुअली फाइबर रीइंफोर्स्ड ग्लास रहता है, जिससे कि पैसेंजर की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। तो उसमें जब कोई पत्थर टकराता है तो उसमें केवल क्रैक आता है, पैसेंजर को कोई इसमें नुकसानी नहीं हुआ। सर अभी तक कितने लोगों की पूछताछ की गई है वहाँ पे? अभी पूछताछ जारी है। मैं आपको बोलूँगा कल रात से ही जब से ये घटना घटित हुई है उसमें रेलवे स्टाफ को से भी पूछताछ की गई है। जो गाड़ी में पैसेंजर थे उनसे भी पूछताछ की गई है। घटनास्थल पर जाकर के भी बस्ती में जो सरपंच वगैरह रहते हैं और बाकी के जो भी हैं और भी लोगों से पूछताछ की गई है। हमारे स्टाफ की एस्कॉर्ट पार्टी RPF एस्कॉर्ट पार्टी गाड़ी में चलती है, उनसे भी पूछताछ की गई है। ठीक है, एस्कॉर्ट पार्टी को भी यहाँ पे सुबह सुबह बुलाया है और इसमें उचित कार्रवाई की मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। सर उस वक्त गृह मंत्री उसमें सवार थे ट्रेन में, तो वो कौन से कोच में थे? गृह मंत्री साहब का कोच का मूवमेंट तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि गृह मंत्री साहब की सुरक्षा की दृष्टि से उनको उसके हिसाब से बैठाया जाता है। ठीक है, और उसको मतलब कोच वगैरह नहीं बताया जाता है कि किस कोच में उनको बैठाएंगे। ठीक, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण रेल प्रशासन के लिए। तो ये चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ पूरे इसमें कि इसमें किसी भी पैसेंजर को इंक्लूडिंग गृह मंत्री साहब को किसी को भी उसमें कोई नुकसानी नहीं ऐसी घटना दोबारा ना बने, इसलिए जो बच्चे हैं जो काफी उत्साह में आ गए थे उसके माता पिता के साथ और वगैरह वहाँ किसी के साथ बातचीत हुई है रेलवे प्रशासन में? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया, हम जो भी घनी बस्ती वाले एरिया हैं यहाँ पर जहाँ पे इस तरीके की बच्चों वाली शिकायत रहती है स्टोन पेल्टिंग की, तो उसमें स्पॉट पर जाकर के उनके बच्चों को समझाइश भी की जाती है, गांव वालों को भी समझाइश की जाती है। जो चरवाहे रहते हैं आसपास, वो भी जो आसपास ट्रैक के आसपास रहते हैं उनको भी समझाइश दी जाती है। इसके अलावा रेलवे के बाकी के डिपार्टमेंट भी, जैसे कि हमारे बहुत सारे रेलवे के कर्मचारी जो हैं, जैसे गैंगमैन हो गया, खलासी हो गए, या फिर LC गेट पे काम करने वाले स्टाफ हो गए, और हमारे RPF के बल सदस्य हो गए, तो ये सभी स्टाफ मिलकर के इन सबको भी ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से कि आपको किसी भी तरीके की इस तरीके की गतिविधि रहती है, नोटिस में आती है, तो उसकी तुरंत सूचना कंट्रोल को दी जाए, जिसके आधार पर। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि आगे भी पहले भी इंसिडेंट हो चुका है। हालांकि मतलब दूसरी गाड़ी में इस तरीके का इंसिडेंट था जिसमें हमने इस साल 2 केस दर्ज किए, दोनों केस हमने डिटेक्ट किए। वो कहाँ पे हुए? उनमें से एक केस जो था वो राजकोट बिलेश्वर के मध्य था। उसमें 2 अडल्ट लोगों ने पत्थर फेंका था, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, दोनों को जेल भी भेजा गया। और लेकिन ये घटना थोड़ी पुरानी है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरीके के कोई आवारा तत्व वगैरह या किसी ने फेंका। सर रेलवे विभाग वहाँ पे जाके जो बच्चे हैं काफी उत्साह में आ जाते हैं, कभी कभी ये सब बड़ा नुकसान भी हो जाता है जी, तो वहाँ पे जाके आपको समझाएंगे, वहाँ पे उसके माता पिता जी, बच्चे वगैरह को समझाएंगे कि ये क्या? हाँ, इसी एरिया में लगभग हमने राजकोट डिवीज़न में करीब 450 के आसपास स्टोन पेल्टिंग से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए हैं, जो कि इस वर्ष में चलाए गए हैं। तो हर साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 के आसपास हम लोग ऐसी मीटिंग करते हैं जिसमें कि सरपंच रहते हैं या फिर जो बुजुर्ग सदस्य रहते हैं, परिवारजन रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। हम लोग स्कूल में जाकर के भी हम प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें बच्चों को समझाया जा सके कि इस तरीके की वो गतिविधि में ना करें।
ત્યારે હાલમાં જે રાજ્ય પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્વલંત વિજય મેળવ્યો છે ત્યાં સીએમના નામની જાહેરાત હજી બાકી છે। ત્યારે 3 રાજ્યો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિરીક્ષકોની કરી છે નિમણૂક। રાજસ્થાનમાં રાજનાથ સિંહની નિયુક્તિ અહીંયા કરવામાં આવી છે। તો સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ, છત્તીસગઢની વાત કરીએ કે જ્યાં છત્તીસગઢ માટે સર્બાનંદ સોનોવાલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। જ્યારે મધ્યપ્રદેશ કે જ્યાં સૌથી વધારે બેઠકો મળી છે ત્યાં મનોહર લાલની નિયુક્તિ અહીં કરવામાં આવી છે। હજી સુધી આ 3 રાજ્યોમાં બીજેપી દ્વારા સીએમ ના નામની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી। ત્યારે નિરીક્ષકોની નિયુક્તિને લઈને વધુ अपडेट સાથે अजय हमारी साथी जुड़ाई गया है। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। देखिए, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खास करके मिजोरम की अगर बात छोड़ दें, तेलंगाना की बात छोड़ दें, तो जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि कई सारे नाम चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या कर रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला ले लिया जाता है उसे अंतिम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की खींचतान दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि तीनों राज्यों के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां के जो विधायक हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, फिर विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये तमाम सारे फैसले लिए जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए, खासकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक अपनी तरफ से नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान के लिए भी 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। खासकर के सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है वो राजस्थान है। तो वहां पर इस पूरी टिकड़ी को साधने के लिए 3 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री हैं जो कि राजपूत खेमे से आते हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, यानी हर समाज के लोगों से बात करके, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर राजनेता से बात करके चीफ मिनिस्टर के नाम पे पहुंचा जाए, इसके लिए ये महत्वपूर्ण शख्सियत का ऐलान किया गया है, खास करके राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है इसलिए अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी हैं, तो अर्जुन मुंडा को वहां पे चयन किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए आशा लाकड़ा, मनोहर लाल और के लक्ष्मण, ये 3 नाम है जहां पे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान किया गया है। तो माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे तीनों राज्यों में, विधायकों से बात करेंगे और फिर बातचीत के बाद जी बिल्कुल अजय, नाम पर अंतिम मुहर लगेगी, ये फैसला किया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ત્યારે હાલમાં જે રાજ્યો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્વલંત વિજય મેળવ્યો છે ત્યાં સીએમના નામની જાહેરાત હજી બાકી છે। ત્યારે 3 રાજ્યો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિરીક્ષકોની કરી છે નિમણૂક। રાજસ્થાનમાં રાજનાથ સિંહની નિયુક્તિ અહીંયા કરવામાં આવી છે। તો સાથે સાથે મધ્યપ્રદેશની વાત કરીએ, છત્તીસગઢની વાત કરીએ કે જ્યાં છત્તીસગઢ માટે સર્બાનંદ સોનોવાલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે। જ્યારે મધ્યપ્રદેશ કે જ્યાં સૌથી વધારે બેઠકો મળી છે ત્યાં મનોહર લાલની નિયુક્તિ અહીં કરવામાં આવી છે। હજી સુધી આ 3 રાજ્યોમાં બીજેપી દ્વારા સીએમ ના નામની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી। ત્યારે નિરીક્ષકોની નિયુક્તિને લઈને વધુ अपडेट સાથે अजय हमारी साथी जुड़ाई गया है। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। देखिए, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खास करके मिजोरम की अगर बात छोड़ दें, तेलंगाना की बात छोड़ दें, तो जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि कई सारे नाम चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या कर रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला ले लिया जाता है उसे अंतिम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की खींचतान दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि तीनों राज्यों के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां के जो विधायक हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी, फिर विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये तमाम सारे फैसले लिए जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए, खासकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक अपनी तरफ से नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान के लिए भी 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। खासकर के सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है वो राजस्थान है। तो वहां पर इस पूरी टिकड़ी को साधने के लिए 3 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री हैं जो कि राजपूत खेमे से आते हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, यानी हर समाज के लोगों से बात करके, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर राजनेता से बात करके चीफ मिनिस्टर के नाम पे पहुंचा जाए, इसके लिए ये महत्वपूर्ण शख्सियत का ऐलान किया गया है, खास करके राजस्थान के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल,
क्योंकि जी। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, इसलिए अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी हैं, तो अर्जुन मुंडा को वहां पे चयन किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए आशा लाकड़ा, मनोहर लाल और के लक्ष्मण, ये 3 नाम है जहां पे मध्य प्रदेश के लिए ऐलान किया गया है। तो माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक वहां पे जाएंगे तीनों राज्यों में, विधायकों से बात करेंगे और फिर बातचीत के बाद जी, बिल्कुल किसके अजय। नाम पर अंतिम मुहर लगेगी ये फैसला किया જી जाएगा। જી બિલકુલ ધન્યવાદ તમામ જાણકારીઓ કે लिए। શિયાળાની સિઝન શરૂ થતાં શાકભાજીના ભાવમાં ભડકો। શિયાળામાં ઊંધિયું બનાવવું હવે ગૃહિણીઓને મોંઘું પડશે। રાજકોટમાં પ્રતિ કિલો ટામેટાનો ભાવ 50 રૂપિયા, જ્યારે રીંગણનો ભાવ 60 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પહોંચ્યો છે। લીલી ચોળીનો ભાવ 100 રૂપિયા, વાલોરનો ભાવ 60 રૂપિયા, જ્યારે પાપડીનો ભાવ 300 રૂપિયા પહોંચ્યો। સામાન્ય રીતે શિયાળામાં શાકભાજી 20 થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મળતા હોય છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદના કારણે આ વખતે શાક મોંઘુતાટ મળી રહ્યું છે। ઘણું મોંઘું છે, એમ જે માવઠું થયું એના કારણે પાક બગડી ગયો છે, એના લીધે જેટલો પાક આવે છે એ બહુ મોંઘો આવે છે ને આપણને બી મોંઘું પડે છે, પણ લેવું પડે છે એમાં ચાલતું નથી એટલે આપણે લઈએ છીએ, પણ મોંઘું બહુ પડે છે અને ઘણું મોંઘું છે। કારણમાં શું છે, અત્યારે વરસાદ પડ્યો છે અને માવઠું છે અને એના હિસાબે માલ ઓછો આવે છે અને આવક ઓછી છે। કયા કયા શાકના શું ભાવ વધ્યા છે અને હજુ ઘટવાની કોઈ શક્યતા ખરી કે કેમ? ઘટી જશે, 15-20 દીમાં ઘટાડો થાય ભાવમાં, અત્યારે ટાઈટ બજાર છે। હાલ સૌથી મોંઘું શાક કયું છે? હાલ છે ગુવાર છે, ચોરા છે, ભીંડો છે, એ મોંઘો છે।